हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग अपनी मैकेनिक्स का है ना हमारे फेवरेट टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने मेरे से बोला कि मैकेनिक्स एक इस तरह का टॉपिक है जो काफ़ी वाइड होता है और कहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ये सेलेक्ट करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। ठीक है, तो अपन कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है इस बारे में बात करेंगे। ठीक है दूसरी बात, जो नोट्स हैं अपनी, जो भी मैं कराऊंगा वो सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए और चाहो तो उसका प्रिंट वगैरह निकलवा के अपने पास रख लो और क्वेश्चंस करते टाइम वो अपने पास रखो। और लास्ट टाइम की रिवीजन के लिए बेस्ट नोट्स मैंने एक तरह से तैयार किए। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा तो उसमें सही आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपना रिवीजन। ठीक है, शुरुआत अपन करेंगे मैकेनिक्स की। बहुत बेसिक सी बात नहीं करेंगे हम लोग कि अभी वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है ना, यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे हम लोग। सिंपल सी अपने क्वेश्चंस के एक तरह से पैटर्न से शुरुआत करेंगे, किस तरह से कहाँ कहाँ किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं वहां शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो हमारा मैकेनिक्स का है वो क्या है। मैकेनिक्स में जो पहली जगह है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज एयर रेसिस्टेंस या एयर ड्रैग। क्या चीज? एयर रेसिस्टेंस। क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच करना होता है, सिंपल सा। एयर रेसिस्टेंस क्या होता है भाई? सिंपल सी बात, कोई बॉल नीचे गिर रही तो उस पर ऊपर की तरफ जो एयर है वो एक फोर्स लगाती है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा एयर रेसिस्टेंस होता है। वो बॉल को रोकने का प्रयास करती है। बहुत अगर हम ऊंची हाइट से जब देखते हो, जब भी बारिश वगैरह होती है तो बारिश गिरती है तो एक कितनी जब ऊपर से गिरती है फिर भी हमें एक निश्चित स्पीड से ही लगती है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब वो धीरे नीचे, देखो इस तरह से गिरती है ना बारिश, ये हमारे पास मान लो एक बारिश की बूंद है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रही, नीचे mg लग रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई और दूसरा फोर्स नहीं होता तो लगातार इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ रही होती। ठीक है, तो इस तरह से बहुत हाई स्पीड हो जाती। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ऊपर की तरफ एक एयर की वजह से रेसिस्टिव फोर्स लगता है जो कि क्या करता है, वेलोसिटी के साथ बढ़ता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, समटाइम्स v स्क्वायर भी होता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस में इस तरह से देगा कि जो बोल देगा सिंपल सा कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी ऊपर वाला फोर्स भी बढ़ेगा। और एक टाइम वो आता है जब ऊपर का फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर लेता है। उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है दैट ऑलवेज बिकम्स कांस्टेंट। तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। चीज टर्मिनल वेलोसिटी किस टाइम पे? जब ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को बैलेंस करता है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम इसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के वी। माइनस क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अपोज कर रहा है हमेशा। ठीक है, तो उसको माइनस लिख देते हैं। तो अगर सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे पूछता क्या क्या है, पूछ हमसे इस तरह से सकता है कि जो वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ टी बताओ। ठीक है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंपल से फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास फोर्स नेट क्या आ जाता है, एफ नेट आ जाता है हमारे पास mg माइनस के वी, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस के वी, और यहाँ से a क्या आ जाता है हमारे पास, g माइनस के वी बाई एम, और a को क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जी माइनस के वी बाई एम। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करते हैं? इंटीग्रेशन, है ना भाई। कैसे करोगे? पता है ना कि इस वाले पूरे पार्ट को dv के नीचे ले आओ, dv बाई जी माइनस के वी बाई एम इज इक्वल टू डी टी। ठीक है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, लिमिट्स लगा दो। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे वी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू टी पे वी इज इक्वल टू वी रख दो इस तरह से। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करो और v एज अ फंक्शन ऑफ t यहां से निकल आता है, v एज अ फंक्शन ऑफ t यहां से निकल आता है। ठीक है, पक्का बात क्लियर आता है? अच्छा भाई, ठीक भाई, ये होता है बेसिकली एयर रेसिस्टेंस। इसमें जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है? जब हमारा जो नेट फोर्स होता है दैट बिकम्स जीरो। जाहिर सी बात है अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो फॉर टर्मिनल वेलोसिटी a इज इक्वल टू जीरो, यानी हमारे पास कोई भी जो एक्सेलरेशन है वो नहीं होगा, है ना। जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये हमारा टर्म जीरो हो जाएगा, और mg माइनस के वी टर्मिनल, क्योंकि उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हो mg बाई के इस केस में, है ना। आपको केस अगर डिफरेंट दिया गया है तो वहां पे आपकी टर्मिनल वेलोसिटी चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डिपेंडेंसी ली दैट इज वी स्क्वायर, सॉरी वी, और आपको वी स्क्वायर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इस तरह से आप वहां पे एक्सेलरेशन को जीरो करके अपना आंसर निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पक्का बात क्लियर है ना? तो अभी के अभी इस वीडियो को शेयर कर दो, है ना। जो भी अपने दोस्त हैं आईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हो। फुल मैकेनिक्स हम लोग रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो वो भी कर देना, ठीक है। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, फिर भी आप इसका फ़ायदा उठाते हो, ठीक है। चलो कर लेना, इसको आप उतार लो, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी हम लोगों ने कर ली। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या होती है, यहाँ पे हमसे ग्राफ भी पूछ सकता है कि अच्छा एक बॉल है वो इस तरह से छोड़ी गई है और बताओ वहां पे जो वेलोसिटी है उसका टाइम के साथ में ग्राफ क्या होता है। तो इससे हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं, है ना। तो अगर देखो इसको ध्यान से, तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा आकर के, वो इंटीग्रेट करके देख लेते थोड़ा सा। तो v यहाँ पे जो बनेगा आकर के वो इस तरह से कुछ बनेगा कि ln g माइनस के वी बाई एम अपॉन माइनस के बाई एम इज इक्वल टू टी, है ना, इस तरह से आएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आई होप दिस ये आपको दिख रहा हो, जस्ट अ सेकेंड, या दिस इज विजिबल, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ से कि माइनस के को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा ln g माइनस के वी बाई एम इज इक्वल टू माइनस के टी बाई एम, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से आ जाएगा हमारे पास, इसको ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास कि g माइनस के टी बाई एम इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस के टी बाई एम, है ना। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, के वी के टी नहीं के वी, ठीक है। तो क्या आ गया यहां से g माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी बाई एम इज इक्वल टू के वी बाई एम, है ना। तो यहां से आप v निकाल सकते हो, v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एम बाई के ब्रैकेट में g माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी बाई एम, ठीक है। तो ये आपका कुछ 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का टाइप ग्राफ बन रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है, इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो ये आपका v वर्सेस t का इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, वहां पे जो भी इक्वेशन आ रही है। तो ये सारा खेल आपको समझ में आना चाहिए कि हमें प्रोसेस क्या होता है एक्चुअल में। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा, टर्मिनल वेलोसिटी, ग्राफ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t, कितने सवाल बन सकते हैं एक ही जगह से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। चलो उतारो उसको। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ आ गई है। आगे बात करते हैं हम लोग, अगली बात जो करेंगे वो हमारी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। वहां से भी सवाल बन सकते हैं। क्या चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सिंपल सी बात जानते हैं, फटाफट बात करते हैं इसमें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है हमारे पास, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, हम इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। यहाँ पे कोई एक पार्टिकल होता है जिसको यू स्पीड से फेंकते हैं थीटा एंगल पे, तो वो कुछ इस तरह से जाता है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से गिर जाता है, ठीक। तो ये होती है हमारे पास एच मैक्स, ये होता है हमारे पास आर, और यहां से यहां तक आने में क्या लगता है, टाइम टी, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड, ठीक है। तो एच मैक्स का सिंपल से अगर बात करें तो इस डायरेक्शन में वी यू कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में यू साइन थीटा। तो वी एक्स क्या होता है हमारे पास, यू कॉस थीटा, और वी वाई क्या होता है हमारे पास, यू साइन थीटा, ठीक भाई, ये बात अपने को पता है। दूसरी बात, एच मैक्स हम किस तरह से निकालते हैं, एच मैक्स क्या होता है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो होती है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक भाई, ये भी पता है अपने को। उससे दूसरी बात, रेंज का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये सारी फॉर्मूले आपको मुंह जवानी एकदम रात को 3 बजे भी अगर आपको उठा के पूछ लिया जाए तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन 2 थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2 थीटा होता है, ठीक है। अगली चीज हमारे पास टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, 2u साइन थीटा बाई जी। एकदम बिंदास तरीके से फॉर्मूले याद रखते होने चाहिए, ठीक है। अगली बात क्या होती है कि हमारे पास रेंज मैक्सिमम कब होती है, आर मैक्सिमम कब होता है, आर मैक्स इज एट थीटा इज इक्वल टू 45। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 45 पे किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो रेंज क्या होती है हमारे पास, मैक्सिमम। अच्छा भाई, दूसरी बात क्या होती है, जो रेंज होती है उसमें जो थीटा होते हैं उसके दो सॉल्यूशन आते हैं। दो सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे पास, वो इस तरह से होते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अगर हम थीटा 1 पे फेंके तो जिस कोण पे जिस एंगल पे गिरेगी, सॉरी जिस रेंज पे गिरेगी जाके, उसके अगर कॉम्प्लीमेंट पे भी अगर हम फेंकते हैं तो यानी 90 माइनस थीटा पे भी फेंकते हैं तो हमारे पास रेंज सेम आती है। यानी अगर हम 30 पे फेंक रहे हैं तो 60 पे जो फेंकेंगे रेंज सेम आती है, ठीक है, ठीक भाई। दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास, इसका ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यही आता था मेरे ख्याल से इक्वेशन इसका। एक सेकंड, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा मैंने।
नहीं, सब करेक्ट लिखा हुआ है। तो ये बात हमारे पास क्या होती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या हमें चीजें जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वो ज्यादा आपको कुछ टफ नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर प्रोजेक्टाइल इस तरह से कुछ कभी हो, ठीक है ना, मान लो इस जगह से किसी पार्टिकल को इस तरह से फेंका जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। इसका मतलब क्या है कि जब वो पार्टिकल नीचे आएगा तो वहां पर हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी हुई। ठीक है ना। तो हमेशा जो इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी को मत कंसीडर करना, इस डायरेक्शन में आप कंसीडर करो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जब पार्टिकल इस तरह से आएगा। ठीक है ना। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखते हुए करना। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मेरे ख्याल से बात इतनी है। अब चलते हैं आगे, इसको आप उतार लो। अगली बात करते हैं, कभी कभी आपसे एटवर्ड मशीन पे क्वेश्चन पूछ देता है। एटवर्ड मशीन में आपको सिंपल करना क्या होता है, मान लो हमारे पास एक एटवर्ड मशीन दी हुई है, वेलोसिटी प्रॉब्लम अगर कुछ इस तरह से, मान लो हमारी एटवर्ड मशीन इधर से कुछ वीपी वेलोसिटी चल रही है। ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 ब्लॉक लटके हुए हैं इस तरह से। ठीक है। ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, इसकी वेलोसिटी वी ए है, इसकी वेलोसिटी वी बी है। तो हमारे पास जो इसमें रिलेशन आता है वो क्या आता है, वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2। दूसरा इसमें जोड़ो घटाओ मेथड भी यूज होता है। जोड़ो घटाओ मतलब मेथड का मतलब यहाँ पे देखो, आप जो पॉइंट्स टच हो रहे हैं उनको आप नोट कर लो, ये होते हैं। ठीक है। तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी इस रस्सी की लंबाई, हमेशा देखना कि वो पॉइंट उस रस्सी की लंबाई को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है। ठीक है। तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, रस्सी की लंबाई कम होगी तो माइनस वी ए। ठीक है। ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी रस्सी की लंबाई को बढ़ाने में मदद कर रहा है, यानी वी प्लस वीपी। ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगा, यानी प्लस वीपी। ठीक है। ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी रस्सी की लंबाई कम होगी, यानी माइनस वीबी इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, 2vp इज इक्वल टू वी ए प्लस वीबी, या vp इज इक्वल टू वी ए प्लस वीबी बाई 2। इस मेथड से क्या होता है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। कितनी भी आपको पुली दी हुई, कितनी भी आपको ये ब्लॉक्स दी हूं। ठीक है। अच्छा भाई, दूसरी बात, अगर पुली वाले क्वेश्चंस में आपको फोर्स फोर्स रिलेशन पूछा जाए, इस तरह से पुली फिक्स है और ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, इस रस्सी को आप पकड़ के सीधा कर दो इस तरह से, और पुली वुली भूल जाओ। ठीक है। आप इसको इधर मान लो, इसको इधर मान लो, और यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए लगा के फोर्स बैलेंस कर दो। सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। इसको हमेशा खोल करोगे बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं थोड़ी सी फ्रिक्शन में किस तरह से बात करते हैं, मान लो हमारे पास एक, कभी कभी इस तरह से पूछ सकता है कि बताओ एक ये ब्लॉक है, ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाली सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है। इसका मास m है, तो बताओ इसको चलाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि म्यू mg, लेकिन वो तो नहीं होता है। एक्चुअल में वो फोर्स होता है जो हम थीटा डायरेक्शन पे लगाते हैं। ठीक है। हमसे ये नहीं बोला जाता है कि जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल पे ही लगाएं, हम थीटा एंगल पे भी लगा सकते हैं, और थीटा एंगल पे लगा रहे हैं वो एफ मिनिमम हम निकालते हैं इस तरह से। वो एफ मिनिमम क्या होता है, वो म्यू mg से भी कम होता है। वो कितना होता है, म्यू mg बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये वो मिनिमम फोर्स होता है जो किसी ब्लॉक को चलाने के लिए रिक्वायर होता है। ठीक है। ये कितने एंगल पे लगता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। इतने एंगल पे आप इतना फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक चल जाएगा, अगर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पक्का ना, कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है। चलो इसको उतार लो। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी आपको इस तरह के सवाल दिए रह सकते हैं कि मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। फोर्स के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। उन चारों ऑप्शन में बोल दिया जाएगा कि बताओ कौन सा फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। तो उसमें उस तरह के क्वेश्चन पे आपको क्या करना होता है, अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कंडीशन पूछ रहा है तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम कंडीशन लगानी क्या, मैथमेटिकली कंजर्वेटिव, है ना। वैसे जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली क्या कंडीशन होती है कि वो जो आपका फोर्स होता है, वो फोर्स फील्ड जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैथमेटिकली हमें प्रूफ करना है कि फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमें डेल क्रॉस एफ, जिस भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में एफ दिया गया है उस क्रॉस में हम उसका कर्ल करेंगे, और अगर वो 0 के बराबर आ रहा है दैट मींस वो जो फोर्स है आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगली बात, मान लो हमसे इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो हमें पता है 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। 3 तरह में कौन कौन सा होता है, मान लो हमारे पास सिंपल सा एक मॉडल जो हर जगह बताया जाता है कि मान लो एक बॉल यहाँ रखी हुई, एक बॉल यहाँ रखी हुई, एक बॉल यहाँ रखी हुई, इसको आप जरा सा पुश करोगे तो किधर की तरफ भागेगा, नीचे की तरफ, यानी कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। इसको आप पुश करोगे तो ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और इसको आप पुश करोगे तो ये जहां तक आप फोर्स लगा पाए वहीं तक जाएगा, यानी कुछ इस तरह के केसेस नहीं बनेंगे, यानी कौन सा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो हमेशा du बाई dt इज इक्वल टू 0 लिखते हैं।
या इक्विलिब्रियम में बोलना नहीं सही है, अगर वो स्टेबल और अनस्टेबल है, यानी यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि डी यू बाई डी टी, सॉरी हाँ कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, सॉरी डी यू बाई डी एक्स है ना। यू क्या है यहाँ पर, यू क्या है यहाँ पर, यू है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ना। उस पोटेंशियल एनर्जी का आप एक्स के रिस्पेक्ट में बेसिकली ये यहाँ पे हम लोग डाइवर्जेंस कर रहे हैं है ना। डेल डॉट यू इज इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट है ना, डाइवर्जेंस नहीं, डेल डॉट नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट है ना। ग्रेडियंट ऑफ यू इज इक्वल टू 0 उस पॉइंट पर होता है। दूसरी बात, अगर वो मैक्सिमा पर है या मिनिमा पर है, इस कंडीशन के लिए क्या करता है, अगर वो मैक्सिमा पर है तो वहां पर डेल स्क्वायर यू या डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 0 होता है, ठीक है। और स्टेबल पॉइंट के लिए डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। क्या बात क्लियर है यहां तक, पक्का 100%। अच्छा, अगली बात, जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स और सॉरी कंजर्वेटिव वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन लिखते हैं, तो हम सिंपल किस तरह से लिखते हैं कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक उठा के यहाँ तक ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल से इनिशियल घटाओ, क्या आ जाएगा, mgh माइनस 0, ठीक है, ये आया। तो हमें वर्कडन कितना करना पड़ा, हमें जो वर्कडन करना पड़ा वो हमारा है ये फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ mg, ठीक है। और उस फोर्स के अगेंस्ट हम उसको ले गए हैं, यानी फोर्स माइनस एम जी हो गया और एच हमारा किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये हो गया माइनस एम जी एच। तो माइनस एम जी एच में जब हम माइनस लगा देंगे, माइनस एम जी एच डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू आया है कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वो आया माइनस एम जी एच, तो जब इसमें माइनस लगाएंगे तब ये एम जी एच के बराबर हो जाएगा। सिंपल से इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक उठा के ले गए, कोई भी कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल ले लिया, आप कोई दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक उठा के ले गए, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो ये माइनस वाला हट जाता है, ठीक है। सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां तक बात क्लियर है। अगली बात हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या चीज, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, देखो ध्यान से, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि अगर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जितने भी फोर्सेस हो सकते हैं पॉसिबल, प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स, कोई भी सारे फोर्सेस लिख लेते हैं हम, सूडो फोर्स, ये किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही होती है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिखेंगे, उसको उधर भेज देंगे, तो यू फाइनल उधर जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा, यू इनिशियल उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल ब्रैकेट में, ठीक है। दूसरा फॉर्म हो गया इसका ये। क्या बात क्लियर आता है। अब मान लो कि आपको कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं दिया गया है, उसके द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा। कोई भी एक्सटर्नल जो फोर्स है वो नहीं दिया गया, तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 हो जाएगा। सूडो फोर्स नहीं दिया गया, तो ये तीनों वर्क डन कैसे हो जाएंगे, 0। तब क्या होगा कि हमारा जो देखो, अगर हम सिंपल बोल दे, जो वर्क डन है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया जा रहा है, यानी ओनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल, भाई ये सारी चीज 0 हो गई, तो के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल। तो हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी कंजर्वेशन
एनर्जी कंजर्वेशन तभी लागू होगा जब हमारा जो वर्क डन है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो रहा है। वो केवल और केवल, हमेशा ध्यान रखने वाली बात, अपने माइंड में बिल्कुल नोट कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, अपने जहां पर भी लिखना चाहो लिख लो, हाथ पर लिख लो, जो चाहो कर लो, कि वर्क जो हम ये जो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन तभी लागू होगा जब केवल और केवल कंजर्वेटिव जो हमारा फोर्स फील्ड होगा तभी हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लागू हो सकता है। बात क्लियर है यहां तक? इसका मतलब क्या है, मान लो हमारे पास एक इस तरह से ब्लॉक था, वो म्यू वाली सरफेस पे रखा गया है, उसको हमने यहां से इस तरह से धक्का मारा, ठीक है, हमने कुछ इसको v वेलोसिटी दे दी, ठीक है, थोड़ी देर बाद जाकर के वो रुक जाता है, यहाँ पे v जीरो हो जाता है जाकर के। तो हमेशा ध्यान रखना, आप यहां से यहां तक जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, इसका मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर प्रेजेंट है तो हम वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। क्या बात समझ आई है, या अकेले मैं ही सीख रहा हूं? पक्का 100% गारंटी? जाके कमेंट सेक्शन में लिख दो बात समझ आ गई है। ठीक है, मुझे भी तो पता चला चाहिए। और दूसरी बात, चलो अटेंडेंस लगाओ आज, ठीक है ना, जो भी आप हो, मतलब आपका नाम, और देखो यार तुम लोग पता नहीं उस पे अपने जो होता है ना अकाउंट, उसमें पता नहीं क्या क्या नाम डाल लेते हो, ठीक है, तो अपना रियल नेम और अपने स्टेट का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मुझे भी पता चले ना आप लोग कहाँ से हो, ताकि आपसे थोड़ी जान पहचान हो, है ना। जब तक अपने स्टूडेंट से जान पहचान नहीं होती तब तक थोड़ा फील नहीं आता ना, समझ रहे हो ना। तो आप अपना नाम और स्टेट का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि थोड़ा एक इंटरेक्शन सा बनना शुरू हो, है ना। अपने परिवार वालों से जब तक इंटरेक्शन नहीं होता तब तक वो फील नहीं आ पाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये काम जरूर कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको उतारो फटाक से। तो आई होप यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अगली बात हम इसमें क्या करते हैं, इसका वर्क एनर्जी थ्योरम का बहुत प्यारा सा एग्जांपल होता है, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, हमारे पास एक रस्सी ली, उसमें एक हमने बॉल को या कुछ भी एक पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को बांध दिया और उसको इस तरह से हमें घुमाना है, ठीक है ना, समझ आ गया एकदम से। इस तरह से हमें इसको घुमाना है, तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए कि वो कंप्लीट चक्कर कर जाए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यहां से इतनी लंबी रस्सी थी और हमें इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी इधर की तरफ देनी है कि हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल कट जाए इस तरह से, ठीक है, पूरा घूम जाए। तो इस u मिनिमम की वैल्यू हमें या v मिनिमम की वैल्यू में निकालनी होती। तो वो v मिनिमम कैसे आता है, हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे टेंशन को हम जीरो से बड़ा करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे टेंशन जीरो से कम हो गई है, टेंशन खत्म हो गई, तो वहाँ पे रस्सी स्लैग हो जाती है, ठीक है। तो ये जो v है, v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 rg। बात क्लियर? इसका मतलब अगर इतनी वेलोसिटी से दे या इससे ज्यादा देंगे तो हमारे पास सर्कल जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। कम देंगे तो क्या होगा, यहां पर जाएगा इस तरह से, मान लो यहां तक पहुंचा, उसके बाद इस तरह से गिर जाएगा, इस तरह से गया और इस तरह से गिर जाएगा, तो समझे ना, इस तरह से गया, यहाँ स्लैग हो गया, इस तरह से गिर गया। बात क्लियर? अच्छा भाई, तो मान लो हमारे पास एक ही पेंडुलम है, ठीक है, तो पेंडुलम के लिए हमसे बोल दे रहा था कि बताओ एक पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी जाए कि वो पेंडुलम वाला मोशन कर सके, ठीक है, एसएचएम कर सके। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें इसको, अगर सोचो ये पार्टिकल इससे ऊपर चला गया तो हमारा स्लैग कर जाता है, और उसके नीचे रहेगा तो हमारा पेंडुलम करता रहेगा इस तरह से, है ना। तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होती है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू √2rg, है ना। अगर आप √2rg या उससे कम देते हैं तो हमारा पेंडुलम मोशन करता रहेगा। और सोचो हमने इससे कम दी और इससे ज्यादा दी, तो अगर हम v इज लेस देन √5rg और ग्रेटर देन √2rg, है ना, तब क्या होगा, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग विल स्लैग, आपकी जो रस्सी होगी वो हमारी इस तरह से यहाँ जाके इस तरह से गिर जाएगा, पार्टिकल गिर जाएगा वहां से, ठीक है। ये कंडीशन बनती है। मान लो इसी तरह से आप बोल दीजिए कि एक मासलेस रॉड है, इस तरह से एक मासलेस रॉड है जो इस जगह हिंज्ड है ना, इस तरह से मासलेस रॉड है, वो इस तरह से हिंज है, तो आपको कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी है कि वो मासलेस रॉड जो है वो कंप्लीटली वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर जाए इस तरह से, है ना। ठीक है, समझ लो बस ऐसे ही, ठीक है, इस तरह से।
तो यहाँ पर जो इस होती है इससे कम वेलोसिटी देनी पड़ती है। क्यों इससे कम देनी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर टेंशन का रोल खत्म हो जाता है। टेंशन का रोल मतलब यहाँ पे क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि टेंशन जो है वो हमेशा जीरो से बड़ी रहे, लेकिन इसमें क्या टेंशन तो होती नहीं, रॉड हमारे पास, तो यहाँ पे जो v होता है v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √4rg। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? 100%। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहां से इस तरह से मूव कर रहा है इस पाथ पे, ठीक है, और हम यहां से खड़े होकर के देख रहे हैं, ठीक है। तो मान लो पूछ देता है कि बताओ जब ये पार्टिकल यहां पर था, इस थीटा पर था, तो बताओ यहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा कितना है। तो ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये मान लो डिस्टेंस r है, इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी v है, इसके कंपोनेंट करते हैं, एक इसके परपेंडिकुलर एक इसके पैरेलल। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो, नहीं करेक्ट है ना, ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, ठीक है। तो क्या 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 आ जाता है, v आ जाता है v साइन थीटा, सॉरी v कॉस थीटा, और ये आ जाएगा v साइन थीटा, ठीक है। तो हमें ओमेगा क्या लिखना होता है, इसको हम v परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको हम v पैरेलल बोल देते हैं। तो हमें लिखना क्या होता है, v परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, r के परपेंडिकुलर अपॉन r, बस यही होता है हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला। क्या बात क्लियर है तक? चलो उतारो इसको, जगह खाली करते हैं फिर थोड़ी सी। तो जब भी कभी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में हमें दो तरह के एक्सेलरेशन हमेशा ध्यान रखने पड़ते हैं। फॉर सर्कुलर मोशन ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, जो ए आर होता है यानी रेडियल एक्सेलरेशन हमारा कितना होता है, क्या हो रहा है यार मेरे साथ, और ए टेंजेंशियल कितना होता है, ठीक है। जो ए आर होता है वो होता है हमारा v स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर, और ये जो होता है हमारे पास होता है अल्फा इंटू आर, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं एक्सेलरेशन। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसके लिए एटी की वैल्यू क्या कर देते हैं हम, जीरो कर देते हैं, एटी की वैल्यू जीरो कर देते हैं। अच्छा भाई, ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। अगली बात क्या करते हैं हम लोग, जब भी ये जो एक्सेलरेशन होता है, यही हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसी को जब हम दूसरे फ्रेम में देखते हैं, सूडो फ्रेम में देखते हैं, सूडो फोर्स के रूप में देखते हैं, तो हमारा यही क्या बन जाता है, सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला, ठीक है ना, जब हम दूसरे फ्रेम से देखते हैं, फ्रेम चेंज करते हैं। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम कोरियोलिस फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, -2m ओमेगा क्रॉस v, है ना। ये हमारे पास रहता है कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला। कोरियोलिस फोर्स समझ रहे हो ना, जब हमारा कोई सर्कुलर मोशन में भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर जो एक सूडो फोर्स में समझ आता है, जो भी फोर्स समझ आता है वो हमारे पास क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात समझ आ गई है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, सर्कुलर मोशन तक। अच्छा भाई, ठीक भाई, ये बात समझ आ गई भाई। दूसरी बात हम क्या करते हैं आगे, सेंटर ऑफ मास पे। कहाँ गए, सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, हमारे पास दो तरह की बॉडीज हमें देखनी होती है, एक हमारे पास जो डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम, एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम। जब भी डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉरी तार फंस गया, आरसीएम किस तरह से निकालते हैं, m1r1 प्लस m2r2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, आरसीएम। ये हमारे लिए किसके काम आता है, हमारे पास जब हमारे पास एक डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम होता है, ठीक है। मान लो इस तरह से हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना इस फॉर्मूले को कि सेंटर ऑफ मास से m1 की दूरी r1 है और सेंटर ऑफ मास से m2 की दूरी r2 है। तो इसमें एक रिलेशन होता है, दैट इज m1r1 इज इक्वल टू m2r2, ठीक है। इस रिलेशन को भी आप माइंड में रखना। कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम के लिए क्या बात करते हैं कि जब भी कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम होता है तो एक्सियम को किस तरह से लिखते हैं, x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, and similar for YCM and ZCM। क्या बात क्लियर है, मतलब यहाँ पे सिंपल y वाले में y आ जाता है और z वाले में z आ जाता है। मतलब हम यहाँ पे x की वो वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x क्या है, x है dm मास के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ठीक, अब हम अलग अलग बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास लिखते हैं, थोड़ी सी जगह बना देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो जब भी हम सेंटर ऑफ मास लिखते हैं हमारे पास कॉन्टिन्यूस बॉडीज का, तो हम किस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले एक ट्रिक छोटी सी है, मतलब छोटी सी क्या, मैंने भी टीचर से सीखी है, ठीक है ना, अपने टाइम में याद करने में बड़ा काम आता था इसको, ठीक है, तो मैंने रख ली इसको, ठीक है। तो CTHR
CTHRST, कुछ भी आप इसको इस तरह से बोल सकते हो। कैप्टन थाला, ऋतुराज, है ना पूरी CSK की टीम है यहाँ पे, ठीक है ना, शार्दुल, दीपक, ठीक है। और कुछ भी आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, अपने अपनी अपनी तरह से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, इसको इस तरह से लिख लो 2 3 4 4 3 2, ठीक है। ये हमारे पास कोन है, इसके लिए H कर दो। ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेट है तो यहाँ पे H कर दो। यहाँ पे हमारा हॉलो हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे R कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे H करने का मतलब प्लेट है तो यहाँ पे हाइट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सॉरी ये आपका कोन है तो यहाँ पे हाइट होगी। यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर प्लेट है तो यहाँ पर भी हाइट होगी। यहाँ पे हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे R होगा। यहाँ पे रिंग है तो यहाँ पर R होगा। यहाँ पर आपका सॉलिड हेमिस्फीयर है तो यहाँ पर R होगा, है ना। यहाँ पे आपका डिस्क है तो यहाँ पर भी R होगा। इस तरह से RH तो अपने कॉमन सेंस से लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे बचता क्या है, पाई 8 3 पाई, ठीक है। यानी हमारे कोन के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है H/4 पर, कहाँ से, बेस से, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेट के लिए बेस से H/3 पर, हमारा हॉलो हेमिस्फीयर के लिए R/2 पर, ठीक है। हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब इस तरह से, है ना, समझ रहे, यहाँ से R/2 पे, इस तरह से रिंग के लिए 2R/पाई पे, ठीक है। और रिंग कौन सी, हाफ रिंग, फुल रिंग नहीं। फुल रिंग के लिए तो आपका सेंटर पे होता है, ये हमारी हाफ रिंग है ना, ये हमारी हाफ रिंग है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉलिड सॉलिड हेमिस्फीयर। ये हमारा क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर लिख देता हूं मैं, सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हमारी क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोन, सॉलिड कोन, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। जो एक आध एक्स्ट्रा और है वो मैंने यहाँ पे नोट्स में आपको दे दिए, तो आप वहां से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास सेंटर ऑफ मास की। अच्छा भाई, ठीक भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई भाई। अब आगे क्या बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहाँ पे काम आता है, कहाँ पे काम आता है, ये आता है हमारे पास कोलिजन में। तो उसको किस तरह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v1 माइनस v2। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी u2 माइनस u1, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कोलिजन की, तो कोलिजन हमने दो टाइप का सीखा है, कोलिजन हमने दो टाइप का सीखा है, इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक की हम बात करेंगे, और हमारा इनइलास्टिक, इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करेंगे, है ना। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1, और इनइलास्टिक परफेक्टली की बात कर रहा हूँ, परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई इज इक्वल टू 1 और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इनके बीच में अगर लाई कर रहा है तो 1 से 0 के बीच में आपकी वैल्यू आपकी वैरी करती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होती है ना, और हमारे पास मोमेंटम भी कंजर्व होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी नॉट कंजर्व्ड लेकिन मोमेंटम कंजर्व्ड। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, पक्का। तो हमें यहाँ पे तीन इक्वेशन मिल सकते हैं, एक एनर्जी कंजर्वेशन का, एक मोमेंटम कंजर्वेशन का, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। तो हम लगाते कौन कौन सा है जनरली, समझदारी के तौर पे ई और पी का रिलेशन। तो वहां से दो इक्वेशन बनते हैं, v1 v2 हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ई का तो इक्वेशन बनेगा नहीं, तो यहाँ पे केवल ई और ये मतलब एनर्जी का तो बनेगा नहीं, तो रेस्टिट्यूशन का और हमारे पास मोमेंटम के दो इक्वेशन बनते हैं, वहां से v1 v2 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बात हो गई कोलिजन की। अच्छा भाई, ठीक भाई, अब करते हैं आगे की बात। अब आगे चलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जिस तरह से मास काम करता है लीनियर मोशन में या हमारा 1D मोशन में या हमारे पास सिंपल नॉर्मल ट्रांसलेशनल मोशन में, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है रोटेशनल मोशन में, ठीक है। इसको हम आई से दिखाते हैं, और आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समेशन mi/ri², है ना। इसमें भी हम लोग दो तरह के सिस्टम के लिए बात करते हैं, हमारे पास डिस्क्रीट है, हमारे पास कंटिन्यूअस, ठीक है। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए क्या लिखेंगे, m1r1 + 2, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या जाएगा, इंटीग्रेशन r² dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। क्या मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, हाँ ठीक है।
नहीं, यहाँ पे नीचे डीएम नहीं, नीचे डीएम नहीं, सिंपल यही आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। अगली बात, मैंने आपको सारे सिस्टम्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो नोट्स में लिख के दे दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लोगे, आपका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, ठीक है। एक आदमी जैसे लिख देता हूँ, मान लो रिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, किसके लिए, रिंग के लिए, है ना। डिस्क के लिए क्या करते हैं, एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना, किसके लिए, डिस्क के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2/3 एम आर स्क्वायर, ये किसके लिए, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है। और आई इज इक्वल टू 2/5, क्या चीज, 2/5 या एम आर स्क्वायर, या आता है हमारे लिए सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए, है ना। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 12, यह आता है हमारे पास उसके लिए, रॉड के लिए, है ना, रॉड जिसका मास m है, ठीक है। ये सारे किस एक्सेस के अबाउट, रिंग का, सॉरी, रिंग का भी इस एक्सेस के अबाउट, डिस्क का भी इसी एक्सेस के अबाउट, हमारे पास हेमिस्फीयर का भी इसी मिडल वाले एक्सेस, ठीक है ना। ये सॉलिड के लिए, ये हमारे पास जो रॉड है उसका भी मिडल वाले एक्सेस के अबाउट। जहाँ पे हम लोग दो थ्योरम्स की बात करते हैं, हमारे पास पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम में क्या होता है, हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मान लो हमारे ये वक्त पे सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास था, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, वो आई है, ठीक है। तो यहां से कोई डी डिस्टेंस पर कोई भी एक एक्सेस है, वो चाहे तो बॉडी से पास हो रही हो ना हो रही हो, ये मैटर नहीं करता है। इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइडियाज लिखना है, उसको कैसे लिखते हैं, ICM, इसको ICM मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर। क्या बात क्लियर है यहां तक, पक्का 100%, उतारो इसको। यहीं पे परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्यों इसको बात के लिए रखें। तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या होती है, मान लो हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसमें से दो एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरह से पास हो रही है, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने I3 मान लिया। तो I3 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, ठीक है। चौक अपन ने उठा ली। आई होप यहां तक की बात समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट आ रहा है, XYZ कोई भी डाउट है, उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो, ठीक है। चलो उसको उतारो। तो हम लोगों ने रोटेशन तक की बातें कर ली है कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और हम अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो इसकी आगे की बातें, सेंट्रल फोर्स मोशन, प्लैनेटरी मोशन, ग्रेविटेशन वगैरह की बातें हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। और आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, अपनी अटेंडेंस लगा देना, मैंने बोला था ना, अपना नाम और स्टेट कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन हम लोगों का बढ़े। जब इंटरेक्शन बढ़ेगा थोड़ा सा संबंध बढ़ता है, तो आपका जो प्रेम है, हमारा जो प्रेम है, वो आप लोग मतलब होता है ना, बढ़ोतरी इसमें थोड़ी सी होगी, ठीक है। तो आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी आज के लेक्चर में, ठीक है। और आप दूसरा लेक्चर के बारे में क्या मतलब, उसमें क्या और ऐड कराना चाहते हैं, कुछ कमी कुछ ज़्यादा इसमें जो रह गई हो वो उसमें अगर आप ऐड कराना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिख देना, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। जो बचे हुए 10 दिन है इसमें पढ़ाई करते रहना, कुछ भी कोताही मत बरतना, ठीक है। चलो बाय बाय।